चलिए फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज गुड. ऑन सैटरडे यू हैड लेक्चर, नो? कि नो? सैटरडे आल्सो यू डिड नॉट लेक्चर. ऑन संडे आल्सो. हाँ, सैटरडे दैट वाज अक्षय तृतीया, नो? तो शॉपिंग हो गया सबका? शॉपिंग कर लिया? नहीं करा? वो करते ना, कुछ सोना बिना खरीदी करते हैं, कुछ करते हैं. हाँ जी. बचत. बचत करते आप? तो शॉपिंग मतलब गोल्ड बिल्ड खरीदना बचत ही तो होता है, और क्या होता है? कर लिया आपने? कर लिया. पैसे वाले लोग हैं, सोना बिना खरीदे. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे थे ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, इजंट इट? खत्म करे थे ना? चलो एक बार रिवाइज करते हैं. बताएंगे मुझको ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 4. पहला एक्सप्रेस, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल साथ साथ रिटर्न होते हैं. उसके बाद इंप्लाइड, मतलब बाय. वेरी गुड. एग्जाम्पल बताओगे कंडक्ट वाला? बस कंडक्टर. उसके बाद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट ए actual contract but resembles to a contract. It creates the obligation as if there is a contract. सही बात है. एग्जाम्पल बताएंगे मुझको? फाइंडर ऑफ द गुड्स, मनी पेड अंडर मिस्टेक, एंड वो ट्राइंगल. याद है आपको? पक्का. गुड, वेरी गुड. एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग एंटर करते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल अमेजॉन. वेरी गुड. बताएंगे मुझको व्हाट डू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 के सारे इसेंशियल्स पूरे हैं. उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 के इसेंशियल्स नहीं है. क्या बोल रहे हैं? हाँ. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले और फिर क्यों? ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस. सही बात है. बाय लॉ इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वॉइड. तो डेफिनेशन क्या है? The contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. बताना मुझको एग्जाम्पल. डॉक्टर वाला, वो हार्ट सर्जरी वाला. और फर्नीचर. पब्लिशर. अच्छा, पब्लिशर. और कौन? कुछ एक बोलेंगे तो समझ आ जाए मुझको. एक भिंडी, भिंडी पता लग रहा है मुझको. हाँ, क्या था बेटा? गुटका वाला एग्जाम्पल. हाँ, उसको और ही लग रहा था मुझको, गुटका वाला एग्जाम्पल. चलिए, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others. एग्जाम्पल बताना. आता माझी. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, समझ लेना. आता माझी. सही बात है. बताएं क्या हुआ था उस केस में? कोई बताएगा मुझको? चलो नया जा भी बता दो. अरे सिंघम की कहानी सुनो रे. अभी वो अंग्रेजी में बहुत भारी लग रहा है. अंग्रेजी में भी लग रहा है मुझको. हिंदी वाला मूवी बताओ. हम्म. कैसे कैसे करता है वो? मार देता है? क्या बात कर रहे हो? और बाकी सबको मार दूंगा, डायरेक्ट धमकी देता है. और फिर क्या? फिर वो साइन कर देता है ना? तो फिर हो गया ना, बात खत्म. आगे कुछ हो सकता है क्या? क्यों? उसने तो बेच दिया साइन करके. ये कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये डरा धमका के करा हुआ है? प्रूफ देगा, एविडेंस बताएगा, रिश्योर. और फिर प्रूफ देने के बाद क्या होगा? फिर क्या कोर्ट ओल्ड मैन को न्याय देगा? क्या ओल्ड मैन जयकांत सिकरे के ऊपर वो केस एनफोर्स कर सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है? कैंसिल कर सकता है?
उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो एक अगली कहानी समझ लेते हैं इस बात की, आप सबने जवाब देना है। ओल्ड मैन जो है वो सोच रहा है कि अभी मेरा पप्पू भी नहीं रहा, ये बाकी लोग हैं, पप्पू नहीं रहा तो मैं घर में क्या करूंगा, मेरी शांति भी नहीं रही, पप्पू भी नहीं रहा तो घर लेके मैं करूं क्या, बेचना ही है मैंने आगे जाके घर, बिकॉज घर में मेरे को घुटन से महसूस होती है, तो मैंने घर बेचना है, किसी और को बेचने से बेटर है जयकांत चिकरोई की बेच दिया मैंने, चलो ठीक है जयकांत चिकरे ले ही लो। मतलब ऐसा कंसेंट जो पहले फ्री नहीं था, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आज ओल्ड मैन ये सोच रहा है कि चलो ठीक है घर बेच ही दिया तो बेच ही दिया, अब वापस से उसके ऊपर और कोई क्लेम नहीं करूंगा, चलो ठीक है घर बेच दिया तो बेच दिया। जयकांत चिकरे सामने से आया, बोल रहा है कि मेरे को घर नहीं खरीदी करना है, इसके अंदर तुम्हारी शांति की आत्मा है, पप्पू की आत्मा है, मेरे को घर नहीं खरीदी करना है, घर तुम वापस ले लो, और मैंने तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं लिया था है ना, मैंने तुमको डराया था ना, तो वापस कैंसिल। बताओ क्या जयकांत चिकरे आज ऐसा कह सकता है कि मेरे को घर नहीं खरीदी करना है? ओल्ड मैन उसके बराबर उल्टा बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दी तो तुम अपने आप की भी नहीं सुनते ना, तो अभी घर खरीदी करना है कंपलसरी, जज साहब प्लीज उसको बोलो घर खरीदी करो। जयकांत चिकरे चीख चीख के बोल रहे हैं, जज साहब मैंने उसको डराया था धमकाया था, इसलिए मैंने उसका ये साइन लिया ना, डरा धमका के दिया, देखो मेरे पास प्रूफ भी है। लेकिन ओल्ड मैन बोल रहा है नहीं, मैंने बेचा तो बेचा, अब वापस मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा। बताएंगे क्या ओल्ड मैन ऐसे कह सकता है? कह सकता है, कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए एनफोर्सेबल है, वो चाहे तो हाँ कहे, चाहे तो, सही बात है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार रखता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, बोलो रे सब लोग मेरे जवानों, स्ट्रेट बटो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज, कम ऑन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिएबल है फॉर एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट अदर और अदर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? और अपना एग्जांपल क्या है? जयकांत शिकरे। वेलकम टू गोवा सिंघम। नेक्स्ट, अच्छा सिंघम मूवी किसने किसने नहीं देखा था, मैंने होमवर्क बताया था, और होमवर्क नहीं करा तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, कितने लोग थे सिंघम मूवी देखने के लिए मैंने उनको होमवर्क बताया था? 1 2 3 4 5 बॉयज में कोई है क्या सिंघम नहीं देखा है? बॉयज सब देखा रहे। हाँ होमवर्क कर लिया? क्यों, तो गांव में सिंघम नहीं आता है क्या? कोई पण, काय पण? हम्म, हाँ तो वो बोलो ना गाँव गए थे इसके बोलने क्या जरूरत है, क्यों क्यों नहीं देखो वो? हाँ इधर कोई था ना, इधर आप थे ना, नहीं देखा ना, क्यों नहीं देखा? ये मूवी देखने के लिए टाइम नहीं मिलता तो काय के लिए टाइम मिलता है आपको? मूवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता है मूवी देखना? बिल्कुल है, क्या है बोरिंग बात है सर, मूवी नहीं देखते हम लोग, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मूवी देखना, क्या मजा है, निवान बैठो, पॉपकॉर्न बिपकॉर्न लेना है बाजू में, पॉपकॉर्न घर पे देख रहे हो तो कुछ और भड़क भड़क लेना है। घर पे पॉपकॉर्न कहाँ से लाएंगे अभी? अमीर लोग होते वो लेके आते हैं मार्केट से, गरीब लोग होते भड़ंगी लेते मम्मी ने, मम्मी को बोला, मम्मी पॉपकॉर्न एक दो चमार दे के मम्मी एक प्लेट भरून भड़ंग दे दे खा, तो फिर उसके अंदर आपने शेंगदाणे कमी आहेत ते वरून टाकलेस तर मी खाणार नाही तर खाणार नाही, ये सबने करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? आपको मम्मी ने कुछ करने के लिए बोल दिया, आपको नहीं करना है, और मम्मी ने बोला करना ही कंपलसरी, तो आप अपने कुछ काउंटर ऑफर देते कि नहीं देते? आणि भडंग नंतर चहा पाहिजे तरच मी खाणार, नाही तर घेऊन जा। तो मम्मी बोलती ठीक है मम्मी क्या ही करे, दे देगी, सही बात है, तो घर पे भड़ंग भड़ंग लेकर के खाएगी। दिवाली में तो बहुत माहौल होता है भाई, आपने बोल दिया मम्मी थोड़ी भूख लगी है, मम्मी लगे चकली चिवड़ा लाड सब है कि नहीं? मम्मी मम्मी बोले सर वड़ा पाव समोसा खाने की इच्छा हो रही, मग खाना के लिए तेवढं कशाला गेलंय? ये दिवाली के पहले 15 दिन आई गेस कुछ फराळ वराळ बनाने का सिलसिला शुरू होता है घर पे, और दिवाली के बाद 1 महीना रहता ही है, उसके बाद फिर वो चिवड़ा रह जाता है 2 महीने 3 महीने लेकिन एक महीना 1.5 महीना तो फराळ सब होता है कि नहीं होता है? चलो वो पहले पिछले 15 दिन और अगले 1.5 महीना तो लगभग 2 महीने
2 महीने में सारा बिस्किट नाम की चीज हम घर में देखते भी नहीं है। क्या घर में मम्मी आज संडे बिस्किट चकली खा। ऐकतो लोकांच्या चकल्या एवढ्या भारी असतात, म्हणजे जम्मू पासून सुरू केलं तर ते कन्याकुमारी पर्यंत जातील अशा। आपको मैं ट्रिक बताऊं क्या, ट्रिक मतलब विच आई फॉलोड इन माई लाइफ, बताऊं क्या ट्रिक। वो क्या करना है तुमको, मतलब आजू बाजू में नेबर्स रहते हैं ना, तो अ, जब आप छोटे होते तो है ना, घर बाजी नेबर काकू वगैरह होती है तो प्यार करते आपको खाना देती, कुछ बनाया घर पे तो आपको दे रहा था, इडली बनाया ये बनाया वो बनाया, तो आपको प्लेट भर के आता है ना घर पे। अगर आपको पूरे साल में सप्लाई बंद नहीं करना है, सप्लाई शुरू रहना चाहिए ना, क्योंकि मम्मी कभी कभार बनाती है नाश्ता, आंटी तो हर रोज बना रही है, आना चाहिए। तो आपने करना क्या है, दिवाली के दिन पे, दिवाली का समय होता है ये सब माहौल बनाने का, दिवाली में समय होता है, तो आप उनके घर पे फराळ करने के लिए चले गए। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक के घर पे सब पदार्थ जो होते हैं वो ठीक से बने होते हैं, काही काही पदार्थ फसतात, चकल्या फसतात, काय काय लाडू लाडू म्हणजे काय, काय तुम्ही काय त्याला करूच करू शकत नाही त्या लाडू, बरोबर ना। तो क्या होता है उस घर पे ना, काकू होती इतना मेहनत से होती, मम्मी आपकी कितनी मेहनत से बनाती है, तो उसके घर पे ना सब अच्छा होता है, लेकिन वो एक पदार्थ जो होता है मतलब लड्डू ही है, लड्डू खराब, मतलब थोड़े से टनक हो गए थोड़े से, तो घर वाले ना उस आंटी को बहुत ऐसा कुछ कोसते उसको ना, काय लाडू बनवला आहे, काय तुला बनवताच येत नाही, सगळं बाकी सगळं चांगलं आहे, ते कोण काय बघत नाही। एवरीवन रिमेंबर्स द गोल दैट यू मिस्ड, नॉट द गोल्स दैट यू सेव्ड। तो बाकी पदार्थ अच्छे बने तो उसके बारे में कोई उसने वाहवाही नहीं करी, वो पदार्थ लड्डू जो बनाया ना वो अच्छा नहीं बना, मतलब रव्याचा लाडू आहे तो तर एवढा कठीण होतो, क्रिकेट खेळले तरी तुटायचा नाही असं। तो आप क्या करना है, आप उनके घर पे चले गए तो ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पदार्थ अभी गणला है पार, तो आपने क्या करना है वही पदार्थ लेना है, उसको खाना है। और काकू ना, काकू मी सांगू कुठला पदार्थ मस्त झालाय, सगळ्यात भारी लाडू झालाय, काकूच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण गेले 10 दिवस काकूला त्याच्यावरनं बोलणं खायला लागतंय, काय लाडू बनवलाय, पण तुम्ही काकू काकू खरंच सांगतो, आणखीन एक वाक्य जे नेहमी बोलायलाच पाहिजे, त्याच्यावर काकू फ्लॅट, आमच्या मम्मीला पण असे लाडू येत नाहीत बरं। संपलं, या जगात ह्या वाक्याशिवाय दुसरं वाक्य नाही, पागळण्यासारखं दुसरं वाक्य नाही, गुळ लावायचा असेल तर हे वाक्य टाकायलाच पाहिजे। आमच्या मम्मीला पण जमत नाही असा लाडू, तुम्ही बघा खाऊन, मला खूप आवडला लाडू। काकू म्हणते अजून एक लाडू नको, मी उद्या येतो, हा घरी बांधून घेऊन जातो, मी घरी खातो, एवढा आवडलं मी घरी जाऊन खातो। त्याच्यानंतर पोहे असू देत, इडल्या असू देत, आणखीन काय असू, काही असू दे, घरात चांगली काय नॉनव्हेज बिनव्हेज केलं असेल, काकू बनवत असेल तर एक वाटी तुमच्या घरी पार्सल होणार, म्हणजे पूर्ण वर्षभर सप्लाय, पुढच्या वर्षी परत पदार्थ बघायचा आणि सांगायचं मस्त। काहींच्या चकल्या चकल्या कशा खुशखुशीत पाहिजेत ना, काय काय चकल्या खाताना रबर खातोय का चकली खाते कळत, पण तुम्ही म्हणायचं काकू मला अशाच चकल्या आवडतात बरं काय, त्या खुशखुशीत काय भरायला लागत, ह्या मस्त लागतात, मला मला आणखीन 2 द्या, मी घरी घेऊन जाणार आहे। पागल म्हणजे ते हिंदी किंवा मराठी पिक्चर मध्ये सांग असं एक म्युझिक लावतं बघा, असं ते मोर नाचतोय असं, काहीतरी उल्हासदायक म्युझिक असतं बघा असं, काकू मनातलं मला नाचायला सुरू केलंय काकून, ट्राय करून बघा, ट्राय करून बघा, केले का ऑलरेडी ट्राय असं, होय काय, वा 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 हुशार आहेस तू, सगळ्यांनी ट्राय करून बघायचं, नाही नको, फक्त काकूला सांगायचं आमच्या मम्मीला तेवढं सांगू नका की मी असं म्हंटल इथं, नाहीतर घराकडे फराळ तुम्हाला खायला मिळणार, तुम्हाला नेहमी दुसऱ्यांच्या घरी जायला पाहिजे फराळ खायला। मी काय फराळ कुठे पोचलो फराळापर्यंत, हा ते पॉपकॉर्न वरून फराळापर्यंत पोहोचलो, जाऊ दे। हा सिंगम बघितला नाही ना, क्या के मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, हाँ मारो, होमवर्क करके आना, ठीक है।
बिकॉज उस मूवी के बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं। तो अगर आप मूवी के बारे में पता ही नहीं है तो आप एग्जाम्पल को कैसे समझोगे? मेरा लॉजिक ये है, ना घर पे जाके मूवी देखते बैठ रहे हो और घर पे बोले आमच्या सरांनी सांगितलंय, पिक्चर वाला आमचे सरच सांगतात म्हणे, घरातले इकडे येतील विचारायला मला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो दूंगा, अभी देखो मत, आपको देखना है तो देखो, अदरवाइज जरूरी नहीं है आपको मूवी देखना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट समझे? एनी डाउट? आपने एग्जाम्पल लिखे ना सारे? अरे श्योर। देखिए अब एग्जाम्पल लिख रहे हो ना तो आपको सारी बातें रिकॉल हो रही है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो बातें रिकॉल नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल एग्रीमेंट। बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एग्रीमेंट होता है? क्यों एग्रीमेंट क्यों? बिकॉज ये कभी एनफोर्सेबल नहीं, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है नहीं, तो उसका नाम क्या होगा? एग्रीमेंट ही होगा, इलीगल एग्रीमेंट। एंड लास्ट वाले अनएनफोर्सेबल। कौन से होते हैं अनएनफोर्सेबल? मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से आपके ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होंगे, यही था ना। तो एग्जांपल बताना मुझको इसका क्या है? इंश्योरेंस। अच्छा, और नालायक को जाते जाते मैंने बताया था आपको, भूल गए ये लोग। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कुछ लोग पहली बार देखा ऐसा उसको साउंड्स कर रहे। हाँ जी, कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज टाइम बार डेट? हाँ बेटा। वेरी गुड। कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। तो हमने देखा होता लिमिटेशन एक्ट, कुछ याद है? लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक लिमिट बताया हुआ है कि कब तक आप अपने डेट को रिकवर कर सकते हो। 3 साल तक रिकवर कर सकते हो, 3 साल के बाद उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो वैसे तो डेट वैलिड है, मैंने गुड्स बेचे हैं, पैसे आने हैं, वैसे तो डेट वैलिड है, लेकिन फिर भी मैं आज उस डेट को रिकवर करने के लिए एनफोर्समेंट नहीं कर सकता। 3 साल के अंदर मैं उसके ऊपर केस बना सकता था कि भैया मेरे पैसे नहीं दिए हुए, आपके ऊपर मैं केस ठोकूंगा, जैसा बोलेंगे इसका पैसा वापस दे दो, तो मैं केस चला सकता था, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता था। लेकिन आज मैं उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता बिकॉज आ गए कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स। क्या टेक्निकल डिफेक्ट है? कि 3 सालों के बाद वो डेट क्या बन चुका है? टाइम बार्ड डेट। और टाइम बार्ड डेट की रिकवरी नहीं हो सकती, आप एनफोर्स नहीं कर सकते। भाई और बहनों पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर है कहानी? तो ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ऑन द बेस ऑफ कमॉन क्या? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेस पे अपने पास दो ही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। व्हाट इज एग्जीक्यूटेड? जो परफॉर्म हो चुके हैं। ए ने बी को कहा कि मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, आई विल सेल गुड्स टू यू, और बी ने कहा बदले में मैं तुमको दूंगा कितना? 2000 रुपया। तो आज ए ने बी को गुड सप्लाई करे, बी ने ए को 2000 रुपए दे दिए। बताएंगे मुझको ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आज ए बी के ऊपर, बी ए के ऊपर कोई केस बना सकता है कि मेरे को गुड्स नहीं दिए, मेरे को पैसे नहीं दिए? नहीं ना, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करा हुआ है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अपने एप्लीकेशन पूरे कर दिए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट हो चुके हैं, परफॉर्म हो चुके हैं, परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म बाई बोथ द पार्टीज। क्या लिखेंगे? परफॉर्म बाई, तो लिखिए बाजू में क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर परफॉर्म्ड बाई, कम ऑन क्या? अरे बोलो रे। बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। उनके उनके ऑब्लिगेशंस को उनने परफॉर्म करा हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड। अब इसी लाइन पे आप मुझको समझाएंगे व्हाट डू मीन बाय दिस। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर टू बी परफॉर्म, जो परफॉर्म करना है। ए ने बी को कहा कि इस मंथ एंड पे 30 अप्रैल को मैं तुमको गुड्स बेचूंगा। बी ने कहा ठीक है, उसी दिन पे मैं तुमको 2000 रुपए दे दूंगा। ए ने बी से कहा कि मैं तुमको 30 तारीख को गुड्स बेचूंगा, बी ने कहा मैं तुमको उसी दिन पे 2000 रुपए दूंगा। तो आज की तारीख पे 24 अप्रैल पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी, जो परफॉर्म होना है, जो परफॉर्म करा जाएगा। सही बात है, ये पॉपुलेशन क्लियर है? पक्का? लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं, 2 प्रकार हो सकते हैं। मान लो ए ने बी को गुड सप्लाई आज करे हैं, बी पैसे 30 तारीख को देगा, तो बताएंगे ये एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी?
ए ने आज गुड्स बेचे, बी पैसे 30 तारीख को देगा। एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी। अरे श्योर, लेकिन ए ने तो परफॉर्म करा हुआ है। मैंने कहा बोथ द पार्टी हैज टू परफॉर्म, मैंने कहा बोथ द पार्टी परफॉर्म करेंगे तो एग्जीक्यूटेड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म होने उसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं। मैंने कहा बोथ द पार्टी हैज टू परफॉर्म। जब बोथ द पार्टी आर नॉट परफॉर्मिंग देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटरी, नो ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि अगर एक पार्टी ने परफॉर्म करा है दूसरे पार्टी ने नहीं, तो उसको कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनि मतलब वन है ना, लैटिन वर्ड से यूनि, बाय, ट्राई। तो यूनि मतलब वन, वन पार्टी परफॉर्म अदर पार्टी डिडंट, तो उसको कहेंगे यूनिलैटरल। और दूसरा बाय, बाय मतलब दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा है। 30 तारीख को गुड्स बेचूंगा, 30 तारीख को ही पैसे आएंगे, तो 24 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बायलैटरल। आज गुड्स बेचे, पैसे 30 तारीख को आएंगे, इसको क्या कहते हैं, यूनिलैटरल। आज पैसे दिए, गुड्स 30 तारीख को आएंगे। आज मैंने लैपटॉप बेचा, पैसे आज ही मिल गए, बायलैटरल। एग्जीक्यूटेड होता है वो नलायको, बायलैटरल। दिमाग को क्लास में लेके आना, ठीक है। यहां वहां घूम रहा है तो लेके आना क्लास के अंदर। मैंने कहा आज मैंने लैपटॉप बेचा और आज ही पैसे मिल गए, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आज लैपटॉप बेचा, पैसे मुझको मंथ एंड पे मिलेंगे। लैपटॉप भी मंथ एंड पे, पैसे भी मंथ एंड पे। पैसे आज, लैपटॉप बाद में। पैसे आज, लैपटॉप भी आज। लैपटॉप बाद में, पैसे आज। लैपटॉप आज, पैसे बाद में। दोनों भी बाद में। एक अभी, एक बाद में। दोनों भी बाद में, दोनों भी अभी, सब लोग एक साथ। आर यू श्योर? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म हो चुके हैं एग्जीक्यूटेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने हैं एग्जीक्यूटरी। लेकिन उसके अंदर देखना है कि एक ने परफॉर्म करा है, दूसरे ने करा है, दूसरे ने करा है, पहले ने नहीं करा है, दोनों ने नहीं करा है। तो अगर एक ने परफॉर्म करा है, एक ने नहीं, तो एक के लिए एग्जीक्यूटरी, तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। दोनों ने परफॉर्म करना है, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। सही बात, सिंपल लॉजिक है, इतना ही है। आते नीचे इसके ऊपर हमने नोटिंग करना है दो कॉन्ट्रैक्ट्स के, सही बात है ना। तो यहां पे देखिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो क्या हो चुके हैं, बोलो परफॉर्म हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। इसके बाजू में लिखना परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर वो फॉरबियरेंस एक्ट वगैरह ये छोड़ दो। एक्ट या फॉरबियरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। तो आपने कुछ करा या ना करा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्जीक्यूट हो गया। सही। एक्ट एंड फॉरबियरेंस क्या लिखा हुआ है, एक्ट मतलब कुछ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। तो कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो करना है, कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट तो ना करेंगे। तो एक्ट या फॉरबियरेंस जो भी तय हुआ था वो आपने करा कि नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा। अरे बोलो रे, एग्जाम्पल याद है तुमको, तुमको नेगेटिव भी हो सकता है ऑफर, कि मैंने तुम्हारे गाड़ी का पूरा खर्चा देना है, तुमने मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करना है। तो मैंने तुम्हारी गाड़ी का पूरा खर्चा पानी ले लिया और तुमने मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी। अरे नहीं करा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी है। हाँ कितना लोग एग्जीक्यूटेड, हाँ तो बात करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। हाँ कितने लोग एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी नहीं। अरे परफॉर्म कहां करा है, केस फाइल नहीं करा ना, केस फाइल नहीं नहीं करा, नहीं करा मतलब एग्जीक्यूटरी करना है अभी। हाँ जी, हाँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, ये आई डोंट हैव अ स्क्विंट इन माय आईज। मतलब कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कुछ ना करना भी कुछ करने जैसा ही होता है ना भाई। वो बीच में ऐड आया था ना 5 स्टार, कभी कभी कुछ ना करने में ही समझदारी होती है। वो एक बूढ़ी औरत होती है, वो क्या बोलती है, वो लाठी गिर जाती है क्या उसकी, लाठी गिर जाती है, तो बोलते कि बेटे, तो क्या 5 स्टार खाते क्या, 5 स्टार। तो बताओ उसने कुछ करना था कि कुछ नहीं करना था, कुछ करना था नालायक को, लाठी उठा के देनी थी उसने।
लेकिन दिया नहीं, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एग्जीक्यूटरी हो गया रे, नहीं दिया उसने। मैंने केस फाइल ना करने का वादा करा है तुमसे, या तुमने मुझे मेरे ऊपर केस फाइल ना करने का वादा करा है, तो तुमने केस फाइल करना है कि नहीं करना है? कुछ नहीं करना ही करना है, कुछ नहीं करना है करना है, और कुछ करना ही ना करना है। क्या पढ़ा दे सर? कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ करना ना करना, क्या बोल रहे सर? ओम शांति। आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या? आपने वो नहीं करना है, तब जाके मानेंगे कि आपने परफॉर्म कर लिया है, तो एग्जीक्यूटेड है। सही कि गलत? पक्का? तो एक्ट या फॉरबियरेंस, आपको बोला कुछ करने के लिए तो करो, तो मानेंगे एग्जीक्यूटेड है। तुमको बोला कुछ नहीं करो तो ना करो, मानेंगे एग्जीक्यूटेड है। पापा ने तुमसे कहा अगर तुम इस पूरे वेकेशंस पे, मई का वेकेशन आपका स्कूल का था, अगर तुम दोपहर में खेलने के लिए नहीं गए, 12-1 बजे खेलने के लिए नहीं गए, तो मैं तुमको एक प्ले स्टेशन दिलवा दूंगा, गेम दिलवा दूंगा। तो आपने क्या करना है? जाना है कि नहीं जाना है? तो तुमने ना जाना कुछ करना था ना, मतलब तुम पूरे मई महीने का वेकेशन दोपहर में खेलने के लिए बाहर नहीं गए, धूप में नहीं गए, तो वेदर पापा इज लाइबल टू गिव यू द प्ले स्टेशन? आर यू श्योर? पक्का? तो आपने परफॉर्म करा कि नहीं करा? क्या करा? नहीं गए आप, तो नहीं करा। कुछ ना करना ही कुछ करना था पापा के लिए, सही बात है। और पापा ने अभी प्ले स्टेशन नहीं दिया तो फिर रोएंगे, कैसा रोएंगे? पूरा आपने कितना सेक्रीफाइस करा ना जिंदगी में, दोपहर में खेलने के लिए नहीं गए, वाह। हाँ जी, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स शुगर ऑन अ कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। कैश दे दिया, शुगर दे दिया, बोथ पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो करना था वो उन्होंने कर लिया। नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टू येट टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली, उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी। एग्जांपल, वेयर जी एग्रीज टू टेक ट्यूशन ऑफ एच, ए प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एच इन कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी ₹1,000 पर मंथ। तो बताएंगे ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी अगले महीने से ट्यूशन लेगा और अगले महीने से फीस आएगा, तो एग्जीक्यूटरी उसने ना पढ़ाया है ना उसने सिखाया है, उसके अंदर यूनिलेटरल और बायलेटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है तो। और दूसरे साइड में एग्जांपल क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है, एम एडवर्टीज पेमेंट ऑफ और वो, ये कुछ गलत हो गया, चलो मान लेते हैं एम एडवर्टीज द पेमेंट ऑफ 5,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग हिम बैक। ए ने एडवर्टीज दे दिया कि जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के देगा उसको 500 रुपए देंगे। एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, देयर कम्स एन एग्जिस्टेंस द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बी हैज परफॉर्म हिज शेयर ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स एम टू रीपे द रिवॉर्ड। सही बात है, तो उसने उसके बच्चे को ढूंढा है, तो उसने अपना पार्ट पूरा कर दिया यूनिलैटरल, और उसने अभी पेमेंट देना है, तो वो क्या हो गया? यूनिलैटरल। बायलैटरल ना लाइक। नेक्स्ट वन, बायलैटरल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा हुआ है। प्लीज रीड द एग्जांपल एंड लेट मी नो एनी डाउट। पढ़ लिया फ्रेंड्स? पढ़ लिया? चलिए, सो इफ यू सी यूनिट नंबर 1 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया, एक बार ताली बजाएंगे आप लिए, कम ऑन। तो जिंदगी में पहली बार, तो रुकिए बाद में बजाएंगे, जिंदगी में पहली बार आप लॉ पढ़ रहे हो, और उस लॉ के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला यूनिट है वो आपने सक्सेसफुली खत्म कर दिया। ओके, अब बजाओ जोर से। वैसे इन बातों को इतने गहराई से समझना थोड़ा मुश्किल है, आप इतने होशियार हो कि आप इतने गहरे तरीके से इतने डीप डाउन जाकर के आप समझ चुके हो, तो मैं बहुत खुश हूं। अगला आने वाला बैच भी
इतना ही मक्खन जैसा स्वीटली हम लोग कंप्लीट करेंगे विद लॉट मोर इंफॉर्मेशन एंड लॉट मोर लर्निंग करेंगे ना। अरे श्योर, यही यही जो आपका जज्बा है, क्या वो एंड ऑफ द बैच तक रहेगा? अरे श्योर, प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। उसके पहले हम लोग है ना कुछ नोटिंग करना है हमने। ये आपने होमवर्क कर लिया, इसको पढ़ने के लिए बोला था मैंने, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए कुछ नोटिंग करना है। नोटिंग क्या करना है, ये वाला, यस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस लिखना है हमने। चलिए सो डिस्कस करते हैं और लिखते हैं फिर, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो बताएंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? अरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखिए मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये उसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? Contract which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others। लिखिए, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं समझा है। मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। जिनके पास किताबें नहीं है वो नोटबुक में कॉपी डाउन करेंगे, देखते नहीं बैठेंगे बस। अच्छा बताएंगे मुझको कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होता है? चेंज इन लॉ, लॉ चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है ना। तो लिखिए कॉज, कॉज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। चेकन चिकरे याद है कि नहीं है? तो लिखिए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। बताएंगे क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा जा सकता है? कैन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म? नो परफॉर्म, बिकॉज इनफोर्सिबल नहीं है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो इनफोर्सिबल होते हैं ना। तो लिखेंगे वहां पे द पार्टी फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, द पार्टी फॉर हुम the contract is voidable can enforce voidable contracts,
कैन एनफोर्स द voidable contracts. लास्ट वन, राइट्स. राइट्स बताएंगे void कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को कोई अधिकार होता है? void contract doesn't give, void contract doesn't give any legal right to any party. ओके, एंड voidable कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे? द पार्टी for whom the contract is enforceable, the party for whom the contract is enforceable, the party for whom the contract is enforceable has two rights, has two rights, has two rights. Number one, can cancel the contract. क्यों लिख रहे हैं? लिख रहा है ना? Has two rights. One is to cancel the contract, and second one, क्या होगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, दूसरा वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है. कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. वो जयकांत चिकरे का एग्जांपल नहीं देखा हमने? वो ओल्ड मैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, या फिर जयकांत चिकरे को वो प्रॉपर्टी खरीदी करने के लिए मजबूर भी कर सकता है. सही कि गलत? जेपे आ गया? चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या लिखना है? यस, void and illegal agreement. बताएंगे मुझको, क्या हर एक void agreement हमेशा इलीगल होता है? इज एवरी void agreement इज इलीगल? लेकिन क्या हर एक इलीगल एग्रीमेंट void होता है? लिखिए, all void agreements are not illegal. All void agreements are illegal. All void agreements are illegal. Oh, sorry. मैं चेक कर रहा था आप जिंदा हो कि नहीं. All void agreements are not illegal, but all illegal agreements are, आगे illegal में लिखना, all illegal agreements are void. नेक्स्ट वन, नेचर मतलब क्या कि उसका आगे क्या होगा? जैसे हम लोग कह सकते हैं void agreements are not forbidden by law. forbidden मतलब कि स्पेसिफिकली बार्ड, जो आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड. तो लिखना फॉरबिडन लिखना, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन. और इलीगल एग्रीमेंट्स, अरे वो तो लॉ बोलता है ना, करो ही ना, फॉरबिडन बाय लॉ. नेक्स्ट वन बताएंगे मुझको, चलो आज अगर मान लो मैंने कोई वॉइड एग्रीमेंट एंटर कर लिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो यू टेल मी क्या मेरे ऊपर कोई सजा होगी? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने से हेलो बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने से क्या नहीं होता है? पनिशमेंट नहीं होती है. लेकिन क्या इलीगल एग्रीमेंट एंटर कर लिया तो क्या पनिशमेंट होगी? तो लिखिए,
वॉइड के नीचे लिखिए नॉट पनिशेबल बाय लॉ, नॉट पनिशेबल बाय लॉ। और इलीगल के बाजू में क्या लिखेंगे? पनिशेबल बाय। अब बताएंगे कोलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है रे? व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडिंग अपॉन दी अनदर। तो बताएंगे मुझको वॉइड एग्रीमेंट पे कोई कोलैटरल एग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है ना? कोलैटरल एग्रीमेंट्स टू वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड। कोलैटरल एग्रीमेंट्स टू वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड। कोलैटरल एग्रीमेंट्स टू वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड। क्यों रे? बिकॉज जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट होने के बाद उससे उसके ऊपर डिपेंड होने वाला कोई एग्रीमेंट भी वॉइड है। सही बात, क्लियर है? लेकिन इलीगल एग्रीमेंट, कोलैटरल एग्रीमेंट, कोलैटरल एग्रीमेंट, कोलैटरल एग्रीमेंट ऑन illegal agreements are also बोलो रे इलीगल ना, है कि नहीं? चलिए दो डिफरेंस हमने लिखे हैं, एक बार उसको शांति से पढ़ लेंगे। दो डिफरेंसेस को शांति से पढ़ लेना। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर भी लिखना है ना, तो उसको भी लिख लेते। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। चलिए तो लिखेंगे ऑफर के अंदर, राइट डाउन इन द ऑफर। ऑफर में लिखिएगा it is a final expression of willingness to do certain things. It is a final expression, final expression मतलब कुछ करने की इच्छा, final. It is a final expression of willingness to do, final expression of willingness to do, final expression of willingness to do. Okay? और invitation to offer में क्या लिखेंगे? इट इज एन इंटेंशन, इट इज एन इंटेंशन expressed, it is an intention expressed to get offer from the other party. That is invites the other person to make an offer. That is invites the other party to make an offer. एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल क्या आएगा ऑफर का? A offers to sell goods to B, A offers to sell car to B for rupees 2 lakh. ऑफर में एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल दूसरे पॉइंट में लिखना एग्जाम्पल। A offers B to sell a car for rupees 2 lakh. और इन्विटेशन ऑफर में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डीमार्ट लिखेंगे, डीमार्ट एडवर्टीजमेंट
लिखना इन डिपार्टमेंटल स्टोर, इन्विटेशन टू ऑफर में लिखना इन डिपार्टमेंटल स्टोर customers pick the goods and offers them to the storekeeper, pick the goods and offers them to storekeeper to sell them, next लिखना offer once accepted it create a legal obligation between the parties. Offer once accepted creates what? Legal obligation. Next लिखना invitation to offer में लिखना invitation of offer or invitation to offer do not creates any legal obligation between the parties as it is not an offer. बस इतना ही लिखना है सर। नीचे दिए गए वो स्पेसेस छोड़ दो, गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ओके चलिए, सो भाई यार बहनों यूनिट नंबर 1 हमने खत्म कर लिया। बताएंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। चलो यूनिट नंबर 1 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम ऑन। यस, क्या क्या देखा हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर, कम ऑन। हाँ जी, पहले हमने देखा क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, व्हाट डू बाय कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बताएंगे मुझको व्हाट डू मीन बाय एग्रीमेंट? ऑफर वंस एक्सेप्टेड एंड प्लस उसके अंदर कंसिडरेशन, सही बात है। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय ऑफर? व्हाट डू बाय प्रॉमिस? प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और ऑफर का मतलब क्या है? when one person expresses to another person his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain the assent of the other party, such act or abstinence is called as what? Come on, बताएंगे ऑफर में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा इसेंशियल्स फॉर वैलिड ऑफर। एक ऑफर कैसा होना चाहिए, लिखा है हमने नोटबुक के अंदर, लिखा है इसेंशियल्स फॉर वैलिड ऑफर। हाँ जी, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा, हाँ जी, सर्टेनिटी। तीसरा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, और कंडीशनल हो सकती है ऑफर, और जोर से बोलो, सब लोग जवाब देंगे, सब लोग नालायक हो। ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। आई गेस इतने ही थे, और भी थे क्या? सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाई भी हो सकता है, और कुछ? एक बात बताना मुझको, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? When it comes to the knowledge of, are you sure? दोनों के लिए। और ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है? Before it get accepted, सही बात।
पक्का? ये हो गया ऑफर। ऑफर के प्रकार बताओ। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। बताएंगे व्हाट इज जनरल ऑफर? अच्छा, और जनरल ऑफर में जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कौन देगा? एनीवन हु हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर। अच्छा, और जनरल ऑफर में कुछ कंडीशंस का परफॉर्मेंस करने के लिए बोला है, उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। देखा था हमने, केस स्टडी कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कम, और दूसरा केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। वेरी गुड। बताएंगे व्हाट डू मस्ट स्पेसिफिक ऑफर? स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। उसके बाद देखा था काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर बिकम्स, और ओरिजिनल ऑफर बिकम्स। बताएंगे व्हाट डू मेक क्रॉस ऑफर? when two person exchanges similar or identical offer to each other without knowing that they have exchanged the similar offer, उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। को याद है हमको? यहां से एक एरो आ रहा है, यहां से आ रहा है, और बीच क्या होता है? इसका मतलब काउंटर, सॉरी, क्रॉस ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। अच्छा, काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स, काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स। बताएंगे व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग ऑफर? which remains open for specific period of time. बताएंगे what are the conditions under which the offer gets lapse? After completion of टाइम कंप्लीट होने पे, डायरेक्ट टाइम है, डायरेक्ट टाइम बोला है कि कुछ और भी था? पहला क्या था? पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन, टाइम नहीं डायरेक्टली, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगर मान लो ऑफर का रिवोकेशन का नोटिस चला गया है तो ऑफर लैप्स। अरे बोला था मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन। दूसरा, अगर मान लो टाइम बोला है तो उसी टाइम में, अगर टाइम नहीं बोला है तो रीजनेबल टाइम में। तीसरा, मोड, अगर उसी मोड में एक्सेप्टेंस दिया है तो ऑफर सही है, नहीं दिया तो, अगर मोड नहीं बोला है तो यूजुअल बोल। लास्ट से सबसे अंत में है, रुको नेहा जी कौन है? तो लास्ट आ जाइए फटाफट। अंत मतलब बुक के अंत में नहीं, यूनिट के एंड में। मिला? मिला? यस। नेक्स्ट वन, अगर मान लो मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल मोड में, अगर नहीं दिया यूजुअल मोड में तो पहला बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, तीसरा नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब मोड। नेक्स्ट वन, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, और डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर एंड काउंटर ऑफर। कुछ याद आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भूलना नहीं। वापस एक बार बताएंगे, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा टाइम, तीसरा मोड, नेक्स्ट वन कंडीशन, नेक्स्ट वन डेथ, नेक्स्ट वन काउंटर ऑफर, और सब्सिक्वेंट इलीगल। याद करा था नहीं करा था हमने? नलायको, भूल गए क्या आप लोग? रिवाइज करते रहना है। देखिए यूनिट नंबर 1 पढ़ा है और उसके अंदर की सारी बातें रिटर्न नहीं हो रही है, तो आगे आगे तो खतरनाक बातें आएगी, तो सारी बातें रिटर्न कैसे कर पाओगे? तो डेली बेसिस पे आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर 1 आज खत्म हो गया, डायरेक्टली 2 महीने के बाद यूनिट नंबर 1 देख लिया, नहीं। क्यूमुलेटिव बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। डेली बेसिस पे रिवीजन चैनल है को उसी के लिए दिया है मैंने आपको। तो यहां पे खत्म होगी ऑफर की कहानी। नेक्स्ट आते थे एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? When a person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the person is said to have made acceptance, and once the offer is accepted, it becomes, बताएंगे what are the essentials for valid acceptance? एक्सेप्टेंस देना किसने है? By the person to whom the offer is made. Next one,
अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल होगा तो वो काउंटर ऑफर है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट होना चाहिए और प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए और प्रिस्क्राइब टाइम में होना चाहिए और इंप्लाइड या एक्सप्रेस भी हो सकता है। और बस इतना ही। हरीश श्योर? चलिए, एक्सेप्टेंस में आके सबने इतना ही पढ़ा था, है ना। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद हम लाए थे कहां पे, एक्सेप्टेंस किस में हम लोग, हाँ जी, हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे है। बताएंगे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, दोनों के लिए अलग अलग है ना। तो उसके लिए ये कौन है, ऑफरर, और ये कौन है, उसके लिए जब वो उसने दिया है, और इसके लिए जब इसको मिला है। रिवोकेशन कब होगा बोला, जो कर रहा है रिवोकेशन उसके लिए जिस दिन उसने वो पोस्ट में डाल दिया तब, और जिसके लिए करा हुआ है जिसको वो मिलेगा तब। सही बात। अगर मान लो ईमेल से भेजा है तो लगेज, फोन पे किया तो ईमेल पे भी एक कंडीशन है, वो मिलने वाला भी सिचुएशन यहाँ पे रूल्स में लगा सकता हूँ। सही बात है। चलिए नेक्स्ट वन में क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है गेस डायरेक्टली, है ना। तो बताएंगे मुझको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वाजी एंड ई कॉमर्स। एक्सप्रेस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल बताओ, बस कंडक्टर। व्हाट एम आई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, एज इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे एग्जांपल, फाइंडर ऑफ द गुड्स, मनी पेड अंडर मिस्टेक, और वो एग्जाम्पल ट्राइंगल लिखने का नहीं, ठीक है। एग्जाम को नहीं पता है ओमकार कौन है, कौन क्या, किसको कुछ नहीं पता है। उसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली एंटर करे जाते हैं, अमेजन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट वन ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स पूरे होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable। एग्जांपल, डॉक्टर, पब्लिशर, गुटखा। सही बात है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज enforceable at the option of one or more party but not at the other option of other or others। एग्जांपल, जयकांत शिकरे। बताएंगे कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जब पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है। अभी तो हमने देखा ना, लिखा ना डिस्टिंक्शन के अंदर। एंड नेक्स्ट कौन सा था, इलीगल एग्रीमेंट्स। व्हाट इज इलीगल एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल नहीं है उसको क्या कहते हैं, इलीगल। नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, सॉरी एक अनएनफोर्सेबल रह गए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकते या एनफोर्स नहीं करे जा सकते। एग्जांपल, रिकवरी ऑफ टाइम बार डेट्स। एंड लास्ट वन कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। पहला एग्जीक्यूटेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेड। दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर लिया, एग्जीक्यूटेड। एक ने करा एक ने नहीं करा, एक ने करा एक ने नहीं करा, और दोनों ने नहीं करा। और एग्जीक्यूटर क्या होते हैं फिर, वही एग्जीक्यूटर मतलब जो परफॉर्म नहीं होते। एक ने नहीं करा यूनिलैटरल, दोनों ने नहीं करे तो खत्म। यूनिट नंबर 1 ओवर। देखिए हम लोग आई गेस 2-3 हफ्तों से एक यूनिट पढ़ रहे हैं, आई गेस 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रिवीजन फटाक से कर सकते हो। सही बात है, क्लियर है। क्लास के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो। मैं बता रहा हूं आपको, घर पे जाकर कुछ लोगों के दिमाग में होता है ऐसे कि अभी तो नहीं समझ रहा है, घर पे जाके पढ़ के समझ लूंगा। तो पॉइंट क्या हो रहा है, आप घर पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वापस, बिकॉज आप यहां पर भी सेम बात पढ़ोगे, घर जाके वापस रीलर्न करोगे, तो अननेसेसरी डबल टाइम एक ही चीज पे जा रहा है। घर पे जो समय होता है वो किसके लिए होता है, घर पे समय जो होता है वो किसके लिए होता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन एंड डूइंग द होमवर्क। घर पे जाके रीलर्निंग नहीं करना है। हाँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर सकते हो आप घर पे जाके पढ़ने के बाद, लेकिन वापस रीलर्निंग करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसे इससे क्या होता है, आपका जो डेली बेसिस पे जो बैकलॉग है वो रह जाता है। तो आज मान लो आपको यूनिट नंबर 1 क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है अपना क्लास में। अब यूनिट नंबर 1 की कुछ बातें आपको समझ नहीं समझिए तो क्लास के अंदर ही डाउट पूछ के उसको क्लियर कर दो। घर पे जाके पढ़ोगे तो अगेन यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 शुरू हो चुका है, तो यूनिट नंबर 2 की बातें आप रिवीजन करने से आप क्या करें, यूनिट नंबर 1 की बातों को लेकर के बैठे हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो क्या हो रहा है, यूनिट नंबर 2 का रिवीजन नहीं हो रहा है और ना यूनिट नंबर 1 की बातें समझ रही, बिकॉज वो समय निकल चुका है अभी। तो इससे क्या होता है, आपका बैकलॉग होता है, और बैकलॉग होने से क्या होगा, फिर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई से निकल जाएगा, और एक बार इंटरेस्ट निकल गया तो फिर आप उसकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जिस दिन पे आपको डाउट आ रहा है उसी दिन उसको क्लियर कर लो, चाहे क्लास के अंदर करो या बाद में सर को फोन करके पूछो या सर को जाकर के मिलो, सर ये पॉइंट नहीं समझा है, वो पॉइंट नहीं समझा है। हाँ, उसके लिए क्लास के अंदर कंसंट्रेशन तगड़ा लेवल का होना चाहिए। अब सारी बातें लेकर के मत आना, सर यूनिट नंबर 1 समझा ही नहीं, तो अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, इसके लिए क्लास के अंदर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो बातें समझा रहा हूं वो बातों पे अपना पूरा फोकस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी कुछ बातें नहीं समझे तो आप मुझको पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन इट। ओके, चलिए अभी काम करते, क्वेश्चन बैंक सब लाया ना, मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक लाने के लिए, चलो आते क्वेश्चन बैंक पे। अब देखते हैं यूनिट नंबर 1 पे कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यू कैन सी लास्ट 30 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन बैंक में कवर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन भी कर लिए ना तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है। ये मेरा गारंटी है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, अगर आपने क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस भी कर लिए प्रॉपरली, सर फिर एक काम करते, बुक को पढ़ाओ ही आप ना पढ़ाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ाओ। क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट तो बुक से ही कवर होंगे ना भाई, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर है तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता, ये बात समझ लो। तो यू हैव टू फोकस ऑन मेन बुक रिवीजन चार्ट एज वेल ऑन द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। क्वेश्चन बैंक बस आपको ऐसे देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक के फॉन्ट जानबूझ के मैंने छोटे रखे हुए हैं, तो क्या इतना बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन बैंक, इतना बड़ा बुक, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक, इतना बड़ा रिवीजन चार्ट, पढ़ने में वैसे ही पहले ही आपका मोटिवेशन डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन बैंक लग रहा है आपको, फटाक से देखेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब ना सी यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है ना, इसके अंदर जो हर एक यूनिट के जो इनिशियल लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आया है। हाउ द क्वेश्चन इज ड्राफ्टेड वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस क्या है बोलो, ऐसी जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर ये बोले हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो यू कैन सी यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, तो ये शॉर्ट आपके लिए अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जहां से लिखा हुआ है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो ये तो होगा बीच में, देखो पेज नंबर 4 पे देखो, 5 पे है क्या आपके पास, यस पेज नंबर 5 पे आना, तो वहां पे आपको दिख रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर, दिख रहा है आपको। तो यहां से आपके पिछले सालों के क्वेश्चंस एंड आंसर शुरू हो चुके हैं ना। कई बार ऐसे हो सकता है, सुनिए बात को, कई बार ऐसे हो सकता है कि इसके जो आंसर दिए ना वो हमने क्लास में डिस्कस करे हुए आंसर से थोड़े अलग हो। सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो आंसर मैंने दिया है ये इंस्टीट्यूट के आंसर दिए हुए, तो कई बार इंस्टीट्यूट आंसर लिखने में गलती कर दी थी। सर इंस्टीट्यूट भी गलती करती है, जी हाँ, आंसर होता है यस, इंस्टीट्यूट बोलती है नो। सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ द आंसर इन दिस वर्ल्ड इन द सीए कोर्स। क्या बोला मैंने, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द आंसर इन द सीए कोर्स। वन इज अ करेक्ट आंसर, अनदर वन इज अ, जोर से बोलो क्या, और तीसरा ओके पॉसिबिलिटी है। हाँ हर एक एग्जाम में नहीं, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है, कई बार हो जाता है। वन इज अ करेक्ट आंसर, वन इज अ रॉन्ग आंसर एंड वन इज अ आईसीए का आंसर। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात से रूबरू जरूर करवाना चाहूंगा। एक बार है ना सीए फाइनल के पेपर में, सीए फाइनल, डोंट नो अबाउट इंटर एंड फाउंडेशन, सीए फाइनल की कहानी वाक्य मुझको पता है। सीए फाइनल के पेपर में, और ये ऐसे सुनी हुई बात नहीं, मैंने देखी हुई बात है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने
मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट नहीं, आरटीपी होते हैं, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स होता है, एक इंस्टीट्यूट रिलीज करती है एग्जाम के पहले, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देती है। तो आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन था, आई गेस कॉस्टिंग का पेपर था, आई गेस यस कॉस्टिंग का ही पेपर था। तो कॉस्टिंग के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, सेम आरटीपी का सवाल, सेम, उसके अंदर के फिगर्स भी चेंज नहीं हुए थे, सिमिलर क्वेश्चन, 8 मार्क का, कितने मार्क का, 8 मार्क। तो बच्चा आरटीपी पढ़ के चला गया। अब आरटीपी में जो आंसर था, सेम आंसर उसने लिखा, स्टेप्स वाइज हो, कैलकुलेशन होगा, सेम पिन पॉइंट, पॉइंट में भी आंसर गलत नहीं है। तो अगर आप आरटीपी के आंसर को और उसके आंसर को रेफर करोगे तो ऐसा लगे कॉपी पेस्ट करा हुआ है, सेम आंसर, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको दिया मार्क 0, कंसिडरिंग दैट आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। बिकॉज जब इंस्टीट्यूट ने सजेशन आंसर रिलीज करे, जब आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद आपके पेपर्स के सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट रिलीज करती है कि ये इसके सजेस्टेड आंसर हो सकता है, एग्जाम के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, ताकि जो बच्चे ने एग्जाम दिया है वो सजेस्टेड आंसर देख करके पहले अपना रिजल्ट समझ ले। बाकी कुछ लोगों को तो एग्जाम देने के बाद ही समझ जाता है। तो सजेस्टेड आंसर्स के अंदर उसका आंसर किसी और मेथड से सॉल्व करा था, आंसर कुछ और आया हुआ था। जो इंस्टीट्यूट आरटीपी के अंदर सेम सवाल पूछती है, जो कि अपने एग्जाम में भी आया हुआ है, मतलब आरटीपी का सवाल कॉपी पेस्ट एग्जाम में है, उसका आंसर आरटीपी में एक है और सजेस्टेड में एक है, 8 मार्क चले गए, कितने। फिर उसने इंस्टीट्यूट को पूछा कि भैया ऐसा क्यों, उसने वो मेल वगैरह लिखा, वो आरटीपी का वगैरह फोटो, तो उसने लिखा कि द आंसर्स which are released by the institute cannot be considered as a answer for your examination। वो बस एक सजेस्टेड आंसर्स होते हैं कि ऐसे आंसर हो सकता है, फाइनल आंसर कुछ और हो सकता है। तो इसलिए बोलता 3 प्रकार के आंसर है, पहला, तीसरा, सर फिर मैं सीए करूं कि नहीं करूं, बहुत डर लग रहा है सर, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो लड़कियां तो रोना ही शुरू कर देगी, बॉयज बोलेंगे आंसू से तलाक होते पुढच्या वेळी देऊया। बट ये बहुत भावनिक होता है ये पॉपुलेशन, इतना पढ़ाई वाला करते हैं, ये करते हैं, और उसमें अगर आपने जो का त्यो आंसर लिखा और उसका 0 आपको मार्क्स अगर मिल गया तो कैसा लगेगा आपको। मेरे 12th के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम एग्जाम होती है कॉलेज के अंदर, तो उसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में 16 मार्क का क्वेश्चन था, 16 कितने मार्क्स का, 16 मार्क का क्वेश्चन था, पूरा आंसर डिक्टो लिखा हुआ था, डिक्टो आंसर, जो आपके बुक में ना डिक्टो, कॉपी नहीं करा था, डिक्टो लिखा था, लेकिन मेरे को मार मिले 0, क्यों बताओ, बिकॉज मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा था। मैं भी पागल हो गया, मैंने बोला सेम आंसर लिखा है, गलत, चलो फिर मैं मैम के पास पहुंच गया, मैम को बोला मैम वो 0 मार्क दिए, मैम बोले दिखा, तो मैम बोला क्वेश्चन नंबर लिखा है क्या, तो उसके बाद मैंने सोचा आंसर लिखूं कि नहीं लिखूं, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, और उसके बाद मैंने आदत लगा दी, क्या आदत लगा दी मैंने, मान लो ये मेरा आंसर शीट है ना, आंसर शीट, ये आंसर शीट है, तो आई यूज टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर हियर, देख, इन सी एग्जाम ऑल्सो आई यूज टू राइट डाउन क्वेश्चन पेपर एकदम ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 है और ए आंसर मान लो यहां पे खत्म हुआ है, हाँ हाँ ये छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 भी है अगले पन्ने पे, हाँ आप कर सकते हो, पैसा दिया ना, कर, साफ सुथरा पेपर दिखना चाहिए, एग्जामिनर को पेपर चेक करने के टाइम पे परेशानी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा, ये देख इतना ही मेरा आंसर है, चेक कर आगे निकल, सही बात है। सो ये मेरी आदत रही है। और एक जानकारी हैरानी होगी आपको,
मैं अकाउंट्स के पेपर में कभी अकाउंट्स ड्रॉ ही नहीं करता था। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अकाउंट्स के पेपर में कभी अकाउंट ड्रॉ नहीं करा। अब ये आप फॉलो ना करिए। सर ने नहीं करा, हमने भी नहीं करे। स्वरूप सर जो बोलेंगे वो करना है। हाँ, मैं लॉ पढ़ा था, अकाउंट्स नहीं। मैंने अकाउंट का पेपर दिया है इसी तरह के, इसलिए मैंने आपको बस एक बता दिया कि प्रेजेंटेशन वगैरह जो होता है वो एंसिलरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि आप लिख क्या रहे हो। जो मेरा फाइनल आंसर होता था, मान लो कोई एक अकाउंट ड्रॉ करा है जिसके अंदर एक कोई फिगर आ रही है, ओके, मान लो 1243 ये फिगर आ रही है। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर मेरा पूरा पेपर सही है कि नहीं, वो क्वेश्चन सही है कि नहीं, वो समझना है। तो मैं क्या करता था, इस फिगर को राउंड करके आता था। अकाउंट ड्रॉ करो ही ना। पॉइंट क्या है, मैं अकाउंट ड्रॉ नहीं कर, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं रे। मैं क्या बनने आया यहाँ पे, अकाउंटेंट की चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करते। अकाउंट ड्रॉ करने का जो है ना वो अकाउंटेंट करते हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अकाउंट ड्रॉ करते हैं। मैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये नहीं करता हूं। वो मेरे अकाउंटिंग करते हैं, वो मेरे एम्प्लॉइज, मेरे आर्टिकल्स। मैं ये काम नहीं कर, मैं मेन बात बताता हूं। अकाउंटिंग कैसे करना है मैं बताऊंगा, करना अपने है। सीए बोले स्केल लेके बैठा है, अकाउंटिंग कर रहा है, लिख रहा है। ये तुम्हारा काम नहीं है। एसी केबिन क्यों लगाया मैंने, इसलिए मैं कंसल्टेशन दूंगा, सही की गलत बताऊंगा, सही की समझे कि नहीं समझे। बताओ, डॉक्टर लोग कैसा बैंडेज बैंडेज करते हैं कि नर्स लोग करते हैं? क्यों, डॉक्टर को टाइम नहीं होता है? वो उसका काम नहीं है। उसका काम है गोली बताना, उसका काम है वो क्रीम बताना, उसका काम है ऑपरेशन करना। बाकी स्टिचेस बिचेस डालने का काम बाकी वो शिकाऊ डॉक्टर होते हैं या जो नर्स वगैरह, वो स्टिचिंग बिचिंग बैंडेज बैंडेज करने का वो काम उनका होता है, डॉक्टर का नहीं होता है। तो हम डॉक्टर है कि कंपाउंडर है? कंपाउंडर है आप डॉक्टर हो कि कंपाउंडर हो? डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर का काम ये नहीं होता है, ये काम होता है मेरा। मेरा ये काम ये है भाई, ये बराबर है कि सही बता। लाइन वो लोग रखे लाइन, वैसे मैं लाइन मारता नहीं हूं पेपर के अंदर। पूरी बात सुना करो, सही बात है। समझे कि नहीं समझे? सर आपको कितना मार्क्स मिला वो बता दो फिर। सीए फाइनल में ट्रेजेडी, अपना ट्रेजेडी 100 मार्क का पेपर होता है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आता है कंपलसरी, 16 मार्क, 16 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। वो मैंने सॉल्व ही नहीं करा, मैं सॉल्व ही नहीं करा, आता ही नहीं था, क्या करूं। इमेजिन करिए सीए फाइनल का मेरा एग्जाम है, पहला एग्जाम, पहला ही पेपर और पहला ही क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। पूरे 9 महीने जो पढ़ाई किया है नलायक, उसका निचोड़ ये है कि मेरे को पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो ऐसे ही हो गया कि हम 1 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और पहले ही बॉल पे हम लोग बोल्ड हो गए, पूरे पूरे साल की मेहनत बेकार। सही की गलत? लेकिन मैंने सोचा साला एक क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी तो आते हैं ना मेरे को। ऐसा नहीं कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता था, इस टॉपिक के पिछले दिन एग्जाम में जाने से पहले, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट टेलिंग लाई, 100 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। कितने, मतलब कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे, तो कुल मिला के पूरा 100, जो बोलते ना 100 प्रॉब्लेम सोडवले तरी एग्जाम मध्ये 101 वा प्रॉब्लेम येतोय। दैट वाज द सीन विथ मी। 100 प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी आ जाता ना मैं लिख पाता, लेकिन आगा कोई और। समझ क्या हो रही है दया, कुछ तो गड़बड़। मैंने बोला हटाओ यार, मैंने देखना ही नहीं इसकी तरफ। तो बचे कितने अपने, तो 84 मार्क का पेपर बचा है। अब बोला कि जो भी खेलना है इसके अंदर ही खेलना है हमने, जो भी आते हैं। बाकी बॉलर्स, एक बॉलर ने तो हमने विकेट उड़ा दिया, अब बाकी बॉलर को ठीक से खेलना है हमने, इसमें विकेट नहीं गंवाना है। तो बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझको इतना ही मिला बस, कुछ नहीं, इतना ही मिला। बोलने की बात ही नहीं कि मुझको इतने मार्क्स मिले, नालायक यही तो गवाया ना मैंने। अगर ये हो जाते तो 90 प्लस हो जाता मेरा स्कोर अकाउंट्स के अंदर। सीए फाइनल में मैंने एक अपने साथ एक प्रॉमिस करा था, वादा करा था अपने से। व्हेन आई वाज इन आईपीसीसी, आईपीसीसी में
दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे आपके इंटर के होते हैं, इसमें भी अकाउंट्स होता है, इसमें भी अकाउंट होता है। मैंने बोला अपना नाम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंसी में तो मैंने एक्सपर्ट ही होना है कि नहीं बताओ। तो इसके अंदर कम मार्क्स आ गए तो मैं काय का चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे काम अकाउंटिंग का मैं नहीं करूंगा सीए होने के बाद, अकाउंटिंग का काम तो कोई और ही करने वाला है। मेरा तो काम क्या है, मैं लॉ को एनफोर्स करूंगा। सीए बनने के बाद काम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं और क्या करते हैं बताओ, कोई है सीए? आपको मैंने बोल दिया कि आप सीए बन गए, आप क्या करोगे, अकाउंटिंग। आप क्या बोलते हो, ऑडिट बोलते रहे नालायक को, ऑडिट। हाँ, ऑडिट किसका करते हैं, अकाउंटिंग का करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करने का ऑडिट आप करते हो। तो सीए अकाउंटिंग करता है कि ऑडिट करता है, लेकिन ऑडिट किसका करता है। तो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। जिस चीज का तुम चेकिंग कर रहे हो उस चीज में तुमको एक्सपर्टीज चाहिए। नहीं तो डॉक्टर आ गया जो बोल रहे हैं अरे यार ये तो ऑपरेशन मेरे को नहीं आता है, तो क्या घंटे का ऑडिटर, कई घंटे का डॉक्टर है तू। तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, काम तो ऑडिट का करना है बाद में। तो मैंने बोला कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले हैं, अकाउंटिंग में अच्छा स्कोर होना जरूरी है। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि 3 पेपर अकाउंटिंग के देने वाले हैं हम लोग। वैसे सीपीटी के स्कोर तो नहीं आए हुए थे, ये और ये 3 पेपर अपने पास है। 3 पेपर के अंदर 80 से नीचे आने का ही नहीं है, चाहे जान ना निकल जाए। एंड समहाउ आई मैनेज्ड। ग्रुप 1 के अंदर मिले 83, ग्रुप 2 के अंदर मिले 80, और फाइनल के अंदर मुझको लग रहा था पहला ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा कि झाला सत्यानाश, किसी काम का नहीं नालायक तूने अब तक जो भी कमाया ना वो पूरा पानी में चला गया। अब बोला अगला ही अटेम्प्ट, बट वापस बोला कि ये अटेम्प्ट नहीं, ये एग्जाम है, बैठना है, पास ही होना है। तो चलो 84 तो है ना मेरे पास, 84 तो है ना मेरे पास, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। कर लिया। कितना मिला, कहने की बात यह है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि ऐसी जो संभावनाएं हैं, कौन सी संभावनाएं, आपने सही लगा इंस्टीट्यूट गलत बोल रही है, बहुत रेयर केस है, रेयर केस में होता है। 3-4 अटेम्प्ट में कई बार एक बार हो जाता है, तो वो भी लोग इंसानी है रे, उनसे भी गलती हो जाती है। तो 5 या 4 मार्क या 6 मार्क का आपके साथ ऐसा घटनाएं हो सकती है कि आंसर सही है, इंस्टीट्यूट ने गलत दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो आपके साथ वो हादसे होने के चांसेस बहुत ही कम, रेयरली 10% चांसेस है होने के। नहीं हो गया तो बात खत्म, हो गया तो 10% चांसेस है। 100 मार्क का पेपर है, 6 मार्क का ये प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे 94 किसके रहना लायक। इसमें से 50 नहीं निकाल सकता, नहीं सर, वो 6 मार्क की वजह से ही प्रॉब्लम हो गया सर, इसलिए मैं फेल हो गया सर। और मिले कितने, 180। 6 मार्क मिल भी जाते तो 166 हो, क्या 14 मार्क से फेल है कि नहीं नालायक। तो क्या उस 6 मार्क पे अपनी जान अटका के बैठा है, छोड़ना भाई उसको। 94 तुम्हारे है ना। मैंने क्या कहा है, इंस्टीट्यूट ने अगर आज एक बच्चे को भी पास करने की ठानी है ना, तो एक बच्चा कौन होगा, मैं होऊंगा। चाहे जितना भी पेपर डिफिकल्ट आए, चाहे इंस्टीट्यूट जितना भी मार्क्स काट छाट करे, कुछ भी करे, पास कौन होने वाला है, कुछ भी सिचुएशन चाहे जो भी हो। ये करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यू हैव टू वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू वेरी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी केस। तो 94 मार्क का पेपर बचा है, उसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, उसमें से कमाऊंगा 80, 50 छोड़ ही दो, सही बात है। तो ये दमखम और ये इंटेंशंस और ये टारगेट होना चाहिए। अगर ये टारगेट होंगे तभी जाकर के कहीं जाकर के आप 50-60 के आजू बाजू में खेल सकते हो। अदरवाइज टारगेट ही अपने 200 का रखा हुआ है 400 में से, तो मिलने वाले 150 ही है, समझ लो। टारगेट आपका होना चाहिए 350, कितने का, 350 मिनिमम, मिनिमम। तब जाके कहीं 200 में आके अटक जाओगे। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। और ऐसा नहीं कोई फेल नहीं हो, कोई पास नहीं होगा, पास होते लोग, ऐसा नहीं कि फेल हो जा, सब लोग फेल हो जाते हैं, पास होंगे। मैंने कहा ना 25 लोग पास होने वाले, तो 25 लोग पास होते हैं। लेकिन उन 25 लोगों का मेंटेलिटी ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं पास होऊंगा, सही बात।
चलिए, तो क्वेश्चन बैंक को मैं आपको बताने वाला था कि ये जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ट्रू और फॉल्स। सही बात है, ये ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ये वाले सवाल जो ऑलरेडी पूछे हुए वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये वाले सवाल। तो कुछ ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट के सवाल आते हैं। कुछ शॉर्ट नोट आते हैं। शॉर्ट नोट मतलब कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन काइंड्स ऑफ ऑफर। तो ये शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, मतलब डिफरेंस पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस। तो सवाल क्या क्या बने, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, शॉर्ट नोट या डिस्टिंग्विश वाले सवाल, डिफरेंस वाले सवाल। कैन सी बहुत सारे सवाल है। नेक्स्ट वन, कुछ सवाल आएंगे कमेंट ऑन द फॉलोइंग। कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ इसको एक्सप्लेन करो। कुछ याद है, एक्सेप्टेंस टू प्रपोजल इज व्हाट लाइट मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, देखा था ना हमने। तो कमेंट करना है, किसी एक सेंटेंस पे कमेंट करना है आपने, तो ये आ जाएगा। और कई बार आपका इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब कि कोई एक ऐसा केस बना के देंगे और पूछेंगे कि बताओ इस केस में क्या होगा। ओके, तो मैंने आपको बताना था क्या था आज के लेक्चर पे कि भैया सवाल किस किस प्रकार के बनते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, राइट शॉर्ट नोट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, या फिर डायरेक्टली ऐसे केस स्टडी वाले सवाल, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग इन यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पे एज होमवर्क दे दूंगा। ओके, क्लियर है। चलिए, तो एक काम करता हूं मैं, आपका ग्रुप तो बना हुआ है, तो ग्रुप के अंदर है ना, मैं इन क्वेश्चंस में से कुछ 2-3 क्वेश्चंस है जिसको मैं मार्क करता हूं एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपने कल घर से आते आते लिख करके लेके आना है। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि आप लिखते कैसे हो, तब जाकर के कल मुझको आइडिया आ जाएगी कि आपको बताना किस प्रकार से। ठीक है, तो कल आते आते 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आप लिख के आएंगे अपने नोटबुक के अंदर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।